नमस्ते बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो क्वेश्चन या तो एनसीईआरटी के हैं या तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कभी न कभी बोर्ड पेपर सेट में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है। तो कह रहा है 1 किलोवाट घंटा व 1 मेगावाट घंटा में कितने जूल होते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? 1 किलोवाट घंटा व 1 मेगावाट घंटा में कितने जूल होते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान दो। तो क्या कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा में बच्चों क्या होगा? 1 किलोवाट होगा, किलोवाट को kW से रिप्रेजेंट करते हैं, गुणे होगा 1 घंटा। ठीक है, अब आप ध्यान दो, 1 किलोवाट में कितना वाट होता है? 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। तो 1 किलोवाट को आप लिख दोगे 1000 वाट, W मीन्स वाट। क्लियर? अब बच्चों लिखेंगे कि 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं। तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो 1 घंटे में बच्चों क्या हो जाएगा? 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड है, इसलिए 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 60 गुणे 60 सेकंड। क्लियर? अब आप ध्यान दो, वाट किसका मात्रक है? वाट बच्चों किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है, और शक्ति को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। P बराबर होता है W/T। ठीक है, शक्ति का जो मात्रक होता है वो आपका होता है वाट, और W/T, W क्या है? कार्य है, तो कार्य का मात्रक बच्चों क्या होगा? जूल। T क्या है? समय है, और समय का मात्रक क्या होगा? सेकंड। तो वाट की जगह हम जूल अपॉन सेकंड लिख सकते हैं। क्लियर? तो 1000 और वाट की जगह हम लिख देंगे जूल बटे सेकंड, गुणे इधर है आपका 60 का 60 में गुणा होगा, तो ये आपका हो जाएगा 3600 सेकंड। तो सेकंड से सेकंड बच्चों क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक है, सेकंड से सेकंड क्या हुआ? कैंसिल हो गया। अब आप ध्यान दो, 1000 में 3 जीरो है और 3600 में 2 जीरो है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 36 गुणे 10 पे 5। ठीक है, 36 गुणे 10 पे 5 क्या? जूल। 36 गुणे 10 पे 5 जूल। क्लियर? अब आप ध्यान दो, दशमलव को आप एक डिजिट इधर खिसकाओ, मीन्स 3.6 करो। हम आपको क्या बताए थे? जब दशमलव को एक डिजिट आप इधर खिसकाओगे तो मल्टीप्लाई लिखोगे, और 10 पे जितना डिजिट आप इधर खिसकाए हो दशमलव को, उतना डिजिट इस पे प्लस पावर लगा दोगे। क्लियर? अब आप ध्यान दो, तो 3.6 गुणे हो जाएगा, ये एक डिजिट खिसकाए हैं, तो एक डिजिट खिसकाए हैं तो हो जाएगा 10 पे +1 गुणे इधर हो जाएगा 10 पे 5, और ये आपका हो जाएगा 3.6 गुणे बेस से में पावर ऐड, तो 5 और 1 6 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों 1 किलोवाट में कितना जूल हो गया? 1 किलोवाट घंटा में। तो बच्चों 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल हुआ? 1 किलोवाट घंटा में हो गया 3.6 गुणे 10 पे पावर 6 जूल। क्लियर? तो अब हम आपको बताते हैं कि 1 मेगावाट घंटा में कितने जूल होंगे। ठीक है, तो सिंपली आप क्या करना, लिख देना 1 मेगावाट, 1 मेगावाट घंटा। ठीक है, 1 मेगावाट घंटा को आप लिख सकते हो 1 मेगावाट गुणे 1 घंटा। ठीक है, मेगावाट को MW से रिप्रेजेंट करते हैं, और बच्चों 1 मेगावाट में आपका होता है 10 पे 6 वाट, W को वाट से। ठीक है, 1 मेगावाट में क्या हो जाएगा? 10 पे 6 वाट, और 1 घंटे में आपका हो जाएगा 60 गुणे 60 सेकेंड। क्लियर? अब आप ध्यान दो, 10 पे 6 वाट है, वाट को आप क्या लिख सकते हो? जूल अपॉन सेकेंड। वाट क्या है? शक्ति का मात्रक है, और शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। वाट को आप जूल अपॉन सेकेंड भी लिख सकते हो, तो वाट की जगह आप लिख दो जूल अपॉन सेकेंड गुणे 60 का 60 में गुणा होगा, तो ये आपका हो जाएगा 3600 सेकेंड।
सेकंड से सेकंड बच्चों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आप ध्यान दो, 10 पे 6 है और यहाँ 3600 के बाद 2 जीरो है, ठीक है ना। तो 10 पे 6 और ये 2 जीरो मिलके हो जाएगा 10 पे पावर 8। तो इसको आप लिख सकते हैं 36 गुणे 10 पे पावर 8। फिर हम क्या करेंगे, दशमलव को एक पॉइंट इधर खिसकाएंगे, ठीक है। 36 मान लीजिए नॉर्मली लिखा है, ये कैसे रहता है 36 या 36.0 ऐसे आप लिख सकते हो। तो दशमलव को एक डिजिट इधर खिसकाओ, जब दशमलव एक डिजिट इधर आएगा तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और जितना डिजिट हम इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में खिसकाए हैं दशमलव को, उतना 10 पे पावर लगा देंगे प्लस पावर, ठीक है। तो एक डिजिट खिसका है तो क्या होगा 1 पावर, और ये हो गया 10 पे 8, और ये आपका हो गया 3.6 गुणे बेस से में पावर ऐड, तो 8 1 9 जूल। तो बच्चों 1 किलोवाट में कितना जूल हो गया, 3.6 गुणे 10 पे 6 जूल, और 1 मेगावाट में आपका हो गया 3.6 गुणे 10 पे 9 जूल। क्लियर है। तो चलिए बच्चों, अब हम आपको बताते हैं इस टॉप 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों ये क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल गया होगा ये क्वेश्चन किस टॉपिक से है। यदि आपको पता चल गया है तो फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। यदि आपको मेरे द्वारा समझाया गया क्वेश्चन समझ में आता है तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। चलिए आपको हम बताते हैं क्वेश्चन ये, ठीक है। ये क्वेश्चन बच्चों क्या है, छोटा सा क्वेश्चन है, फटाक से आप सॉल्व कर लोगे। कॉन्सेप्ट पता होगा तो, कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो थोड़ी तकलीफ होगी। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि एक 220 वोल्ट 100 वाट का बल्ब, ध्यान देना 220 वोल्ट, ठीक है, और 100 वाट का बल्ब है, 110 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है, ठीक है। फिर कह रहा है कि बल्ब में कितनी शक्ति व्यय होगी। चलिए हम आपको बताते हैं। कह रहा है 220 वोल्ट मतलब V की वैल्यू आपका दिया है 220 वोल्ट। फिर कह रहा है 100 वाट मतलब शक्ति बच्चों दे रखी है 100 वाट, ये आपका पहला कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि मतलब इनके जो बल्ब हैं 110 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा हो तो बल्ब में कितनी शक्ति व्यय होगी। तो सबसे पहले हम क्या करें, इन दोनों की यूज से हम R निकालने में प्रतिरोध R का मान हमको पता है कि P बराबर होता है बच्चों V²/R। क्लियर, आपको भी फार्मूला पता होगा ऐसा मुझे उम्मीद है। अब R बराबर हो जाएगा V²/P। R बराबर V की वैल्यू है बच्चों क्या 220 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन P आपका हो जाएगा 100, और R 220 के होल स्क्वायर को आप क्या करो 2 बार लिख दो, 220 गुणे 220 100। तो बच्चों 0 से 0 और 0 से 0 यहाँ कट गया। अब आपका क्या आ गया, ये R का जो मान आ गया ये आ गया 22 गुणे 22। क्या आएगा अभी इसको बाद में डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। तो 22 गुणे 22 ओम आ गया। क्लियर। अब आपसे क्या कह रहा है कि 110 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो कितनी शक्ति व्यय होगी, ठीक है। तो लिख देंगे बल्ब को 110 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ने पर 110 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ने पर व्यय शक्ति, बल्ब को 110 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ने पर व्यय शक्ति, ठीक है। तो इस केस में बच्चों व्यय शक्ति जो हो जाएगी वो P बराबर हो जाएगा V²/R। R बच्चों बदलता नहीं, ठीक है। R जो है यहाँ पे वही R यहाँ पे भी हो जाएगा, तो P इक्वल्स टू हो जाएगा, और V की वैल्यू दिया है कितना 110 का होल स्क्वायर, और R इक्वल टू दिया है 22 × 22। इसे आप कैलकुलेट कर लो, 110 का स्क्वायर है तो 110 गुणे 110 लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया है 22 गुणे 22, ठीक है। तो बच्चों 22 × 22, 22 × 5 110 होता है ना, 5 दूना 10 को शून्य हासिल 1, 5 दूना 10 1 11 110, 22 × 22, 22 × 5 110। तो बच्चों 5 का 5 में करोगे तो क्या हो जाएगा 25 वाट। क्लियर। बल्ब का माना क्या था, बल्ब कितने का था 220 वोल्ट 100 वाट का बल्ब था।
ठीक है, 220 वोल्ट 100 वाट का बल्ब था, उसको क्या किए 110 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिए, मतलब वोल्टेज क्या किए कम कर दिए। ठीक है, 110 वोल्ट की सप्लाई से जोड़े तो क्या हुआ, पावर आपका क्या हो गया 25 वाट हो गया। बात क्लियर। तो चलिए बच्चों, अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल गया होगा कि ये किस टॉपिक से है। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ में 2 एम्पियर की धारा कितनी है 2 एम्पियर 5 मिनट तक प्रवाहित करने पर 5 मिनट तक प्रवाहित करने पर सेल द्वारा 1200 जूल कार्य किया जाता है। कितना कार्य किया जाता है 1200 जूल। फिर कह रहा है कि सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो बच्चों सेल के जो विद्युत वाहक बल का फार्मूला होता है वो E बराबर होता है W/Q। ठीक है, और यदि हम इस फार्मूले से मात्रक निकालें सेल के विद्युत वाहक बल का, तो कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इसका मात्रक निकल के आ जाएगा जूल/कूलाम। क्लियर। और हमें कह रहा है कि सेल का विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कब होगी, जब हमें W का मान पता हो और Q का मान पता हो। क्लियर। अब प्रश्न फिर से पढ़ते हैं। कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में 2 एम्पियर की धारा, मतलब I बराबर बच्चों दिया है 2 एम्पियर, कह रहा है 5 मिनट तक प्रवाहित करने पर, और टाइम आपका दे रखा है 5 मिनट। ठीक है, तो मिनट को आप सेकेंड में बदल दो तो ये हो जाएगा 5 × 60 सेकेंड। ठीक, सेल द्वारा 1200 जूल कार्य किया जाता है, मतलब W बराबर बच्चों दे रखा है 1200 जूल। क्लियर है। फिर कह रहा है सेल की विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए, मतलब सेल के विद्युत वाहक बल हमें E की गणना करना है। ठीक है, तो बच्चों E बराबर होता है W/Q। ध्यान देना, E बराबर होता है W/Q। और आपको पता है कि धारा जो होती है ना, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, धारा। T को यदि आप इधर ट्रांसफर करते हो T को, तो IT बराबर बच्चों क्या हो जाएगा Q। ठीक, तो इसलिए E बराबर हो जाएगा W/Q। की जगह आप क्या लिख सकते हो, Q की जगह आप IT लिख सकते हो, IT। क्यों लिखे हैं, क्योंकि बच्चों हमको धारा और समय की वैल्यू पता है और W की भी वैल्यू पता है। सबकी वैल्यू इस पे पुट कर दो, फटाफट आपका सेल के विद्युत वाहक बल निकल के सामने आ जाएगा। ठीक, तो E बराबर हो जाएगा W का जो मान दिया है 1200 दिया है, और धारा I दिया है 2 एम्पियर, और समय दिया है बच्चों 5 × 60। बात क्लियर। अब आप ध्यान देना E। अब आप इसको क्या करो, 1200 है ना, 1200 को आप ऐसे लिख दो 120 × 10। कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे लिख दो 2 × 5 × 60। ध्यान देना, मैं क्यों लिखा हूँ 1200 को 120 × 10 क्यों लिखा, अभी आपको पता चल जाएगा। 60 × 1 60, 60 दूना 120, और 2 से 2 कट गया बच्चों, 5 × 1 5, 5 दूना 10। तो E का जो मान आ गया बच्चों, क्या आ गया 2 जूल/Q। Q का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है, जूल/कूलाम। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही सिंपल प्रश्न आपके बोर्ड पेपर सेट में पूछ देते हैं, और आपको कॉन्सेप्ट और फार्मूला पता न होने की वजह से या प्रॉपर रिवीजन न होने की वजह से आपसे ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस छूट जाते हैं। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस न छूटे, इसके लिए मैं हर एक टॉप 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में कुछ छोटे प्रश्न भी दे रहा हूं और कुछ बड़े प्रश्न भी दे रहा हूं। दोनों प्रश्नों के कॉम्बिनेशन के साथ यदि आप रिवीजन करते हैं, प्रॉपर तरीके से रिवीजन करते हैं, तो आपका एक भी न्यूमेरिकल प्रश्न बोर्ड पेपर सेट से नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम आपको बताते हैं इस टॉप 5 क्वेश्चंस का क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल गया होगा कि ये प्रश्न किस टॉपिक से है। बच्चों, पिछले कई वीडियो में हम इस टॉपिक से प्रश्न करा चुके हैं। यदि आप सीरियल वाइज वीडियोस को देखते आ रहे होंगे तो इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी ये टॉप 5 न्यूमेरिकल्स के सीरीज के वीडियोज पड़े हुए हैं, उन वीडियोज को आप सीरियल वाइज देख लें। अब बताते हैं आपको सीरियल वाइज देखने से फायदा क्या होगा। मान लीजिए पहले वीडियो में हम कोई न्यूमेरिकल बताया किसी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, और वही टॉपिक या उसी टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल हम तीसरे वीडियो में भी बताएंगे,
तो आपको फटाक से दोनों क्वेश्चंस को रिलेट करने में दिक्कत नहीं होगी और दोनों क्वेश्चन फटाक से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जो भी भूला हुआ फार्मूला या भूला हुआ कॉन्सेप्ट होगा वो याद आ जाएगा। और मान लीजिए पार्ट 10 का वीडियो आप देख रहे हैं और पार्ट 10 में पार्ट 1 में बताए गए क्वेश्चन के आधार पर एक क्वेश्चन आ गया, तब तुरंत आपको फिर एक बार रिवाइज होगा फार्मूला और कॉन्सेप्ट। तो एक ही कॉन्सेप्ट और एक ही फार्मूला जब 2 बार 4 बार रिवाइज होगा, ठीक है, तो अपने आप वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों इंसान का ह्यूमन नेचर है कि वो बिना किसी वजह का पढ़ता नहीं है और ना ही बिना किसी वजह का रिवीजन करता है। चाहे उससे लाख बार कहते रहो कि बेटा रिवीजन कर लो रिवीजन कर लो, नहीं करेगा। समझ गए? तो आप वीडियोज को जब देखेंगे, रेगुलर आप वीडियोज को देखेंगे तो क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो ऑटोमेटिक आपको पढ़ना ही पढ़ना है। समझ गए? तो इसलिए बच्चों कोई भी वीडियोज आप स्किप मत करो, हर एक वीडियोज को देखते रहो। अलग अलग वीडियोज में हम अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बताते चल रहे हैं, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी में थोड़ा भी दिक्कत ना हो। मीन्स बोर्ड एग्जाम की तैयारी में जो न्यूमेरिकल पोर्शन आपको तैयार करना है, उस तैयारी में थोड़ा सा मैं आपका हेल्प कर रहा हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ये बताते हैं। क्या कह रहा है कि प्रकाश के व्यतिकरण संबंधी प्रयोग में 2 स्लिटों के बीच अंतराल। ठीक है, आप इसके कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। कह रहा है 2 स्लिटों के बीच का अंतराल। बच्चों स्लिटों की जो बीच की दूरी होती है उससे स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और अंतराल दे रखा है आपका 0.2 मिमी। ठीक है, और ये सब फार्मूले भी हैं। W बराबर D लैम्डा अपॉन D फ्रिंज चौड़ाई का फार्मूला है। ठीक है, क्योंकि बच्चों व्यतिकरण की घटना में पर्दे पर 2 प्रकार की फ्रिंजें प्राप्त होती हैं, एक होता है दीप्त फ्रिंज और दूसरा होता है अदीप्त फ्रिंज। ठीक है, तो 2 क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को हम फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं, या 2 क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों की बीच की दूरी को हम फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। क्लियर? तो फ्रिंज चौड़ाई का आपका फार्मूला निकल के आता है कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d। कैपिटल D क्या है? दोनों स्लिटों से पर्दे तक की दूरी। स्मॉल d 2 स्लिटों के बीच की दूरी, एक स्लिट यहाँ एक स्लिट यहाँ, स्लिट मीन्स होता है छिद्र। लैम्डा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। ठीक है, दीप्त फ्रिंज के लिए बच्चों क्या होता है? एक्सियम बराबर होता है md लैम्डा अपॉन d, और अदीप्त के लिए होता है 2m-1 कैपिटल D लैम्डा अपॉन 2d। इन तीनों फार्मूलों को आप याद रखेंगे तो हो सकता है कि आपका एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में सॉल्व हो जाए, क्योंकि बच्चों हर एक साल किसी न किसी बोर्ड पेपर सेट में इस टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। ठीक है, अब आप ध्यान दो। तो 2 मिमी हो गया, इस मिमी को आप सबसे पहले क्या करो, मीटर में चेंज कर दो। 1 मिमी में बच्चों होता है 10⁻³ मीटर। क्लियर? फिर कह रहा है कि इनसे निर्गत प्रकाश के व्यतिकरण से 1 मीटर दूर पर्दे पर, मतलब पर्दे तक की दूरी क्या है? 1 मीटर है, मतलब कैपिटल D बराबर हो गया 1 मीटर दूर पर्दे पर बनी व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई 3 मिमी है। फ्रिंज की चौड़ाई भी दे रखा है और फ्रिंज की चौड़ाई को बच्चों आप W से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपका दिया है 3 मिमी। तो 3 मिमी को आप मीटर में बदलेंगे, ये हो जाएगा 3 × 10⁻³ मीटर। क्लियर? फिर कह रहा है कि स्लिटों पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, मतलब हमें लैम्डा निकालना है। फिर कह रहा है केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से तृतीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी। केंद्रीय अदीप्त फ्रिंज से तृतीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी का मतलब हो गया कि हमको x3 फाइंड करना है। अब आप ध्यान देना बच्चों, आपको पता होगा कि जो फ्रिंज चौड़ाई होती है, फ्रिंज चौड़ाई आपका होता है W बराबर D लैम्डा अपॉन स्मॉल d। हमें क्या निकालना है? तरंग दैर्ध्य लैम्डा निकालना है। तो यहां से तरंग दैर्ध्य का एक फार्मूला अब बना लो। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा कैपिटल D, स्मॉल d को इधर आप ट्रांसफर करोगे तो गुणे स्मॉल d बटे क्या हो जाएगा? कैपिटल D। क्लियर? तरंग दैर्ध्य। तो फ्रिंज की चौड़ाई कितना दे रखा है बच्चों? फ्रिंज की चौड़ाई आ गया है 3 × 10⁻³ गुणे D क्या? स्लिटों के बीच की दूरी है। तो स्लिटों के बीच की दूरी कितनी है? स्लिटों की बीच की दूरी है 0.2 × 10⁻³ बटे कैपिटल D। कैपिटल D क्या है बच्चों? 1 मीटर है, ये हो गया 1। तो लैम्डा बराबर, अब आप क्या करो, 3 का 0.2 में गुणा करो। 3 का जब 0.2 में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 0.6। बेस से मैं पावर ऐड
ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 पे पावर -6। अब आप क्या करो, दशमलव को उधर खिसका दो। तो बच्चों दशमलव जब इस साइड से इस साइड में ट्रांसफर होता है तो जितना डिजिट ट्रांसफर होगा मल्टीप्लाई का साइन लगा के 10 पे उतना माइनस पावर लगा देंगे। ठीक है, अब आप ध्यान दो कैसे, दशमलव को इधर ट्रांसफर कर रहे हो तो ये हो गया 6.0, एक डिजिट ट्रांसफर हुआ है। तो 10 पे क्या करेंगे, -1 पावर लगाएंगे, तो 10 पे -6 और लेमडा बराबर हो गया 6 गुणे 10 पे बेस सेम पावर ऐड -7 मीटर। बात क्लियर। तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य निकल के आ गई बच्चों 6 गुणे 10 पे -7 मीटर। अब बच्चों तरंगदैर्घ्य को हम क्या कर रहे हैं, मीटर में तो निकल के आ गया, इसको हम एंगस्ट्राम में कैसे निकालेंगे। आप सभी को पता है कि 1 मीटर में होता है 10 पे 10 एंगस्ट्राम। ध्यान देना, 1 एंगस्ट्राम में होता है 10 पे -10 मीटर और 1 मीटर में होता है 10 पे 10 एंगस्ट्राम। ठीक है, तो बच्चों 6 गुणे 10 पे -7 मीटर को जब एंगस्ट्राम में आप बदलोगे तो ये हो जाएगा 10 पे -7 गुणे 10 पे 10 एंगस्ट्राम। क्लियर। अब आप ध्यान दो, 6 बेस से मैं पावर ऐड, तो पावर जब ऐड करोगे तो 10 में से 7 जाएगा बच्चों, क्या होगा 3 होगा, मतलब तरंगदैर्घ्य आपका निकल के आ गया 6 गुणे 10 पे 3 एंगस्ट्राम। ठीक है, आप इसे नोट करो। फिर हम बताते हैं कि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से तृतीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी कितनी होगी। तो बच्चों प्रकाश की तरंगदैर्घ्य निकल गई। अब हम आपको बता रहे हैं कि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से तृतीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी तृतीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी। अब आप ध्यान दो, तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से जो एमएमई अदीप्त फ्रिंज की दूरी होती है वो बच्चों होती है xm बराबर 2m-1 d लैम्डा अपान 2d। क्या होता है, d लैम्डा अपान 2d। अब आप ध्यान दो, हमको निकालना है तीसरे दीप्त फ्रिंज की, m के जगह क्या रखेंगे 3 रखेंगे। अब देखिए कैपिटल D का मान है बच्चों 1 मीटर। बच्चों अभी तरंगदैर्घ्य हमारा निकल के आया था 6 गुणे 10 पे -7 मीटर। 2 D क्या है, स्लिटों के बीच की दूरी है 0.2 मिमी दिया है, इसको आप क्या करो मीटर में बदल दो 10 पे -3 मीटर। अब आप इसे कैलकुलेट कर देंगे तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से तीसरे अदीप्त फ्रिंज की दूरी निकल के आ जाएगी। तो 3 दूना 6 और 6 में से 1 गया बच्चों, क्या हो जाएगा 5 गुणे 6 गुणे 10 पे -7 और 10 पे -3 को यदि आप ऊपर ले आते हो तो ये हो जाएगा 10 पे +3 बटे 2 हो गया। 0.2 से बच्चों क्या करो दशमलव हटा लो। जब दशमलव को आप उस साइड में ट्रांसफर करोगे तो जितना डिजिट ट्रांसफर करोगे उतना 10 पे पावर माइनस लिखना पड़ेगा। एक डिजिट ट्रांसफर हो रहा है तो 1 माइनस लिखेंगे। अब आप ध्यान दो, तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से तीसरे अदीप्त फ्रिंज की जो दूरी निकल के आ जाएगी क्या निकलेगी 2 3 6। अब आप देखो ये आ गया 5 गुणे 3। ठीक है, अब आप ध्यान देना बच्चों, ये दिया है 10 पे -7 गुणे 10 पे 3 और नीचे क्या है 10 पे -1 है ना, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 पे +1 हो जाएगा। ध्यान देना। अब आप क्या करो, x3 बराबर हो जाएगा 5 3 15 गुणे बेस सेम पावर ऐड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 पे -4 और 10 पे +1 को आप लिखोगे 10 बटे 2। क्लियर। तो बच्चों 2 1 कम 2, 2 पीछे क्या हो गया 10। अब 15 का क्या करो 5 में गुणा कर दो, तो 15 का 5 में गुणा करोगे बच्चों तो आएगा 75। ठीक है, इसको आप लिख दोगे 75 गुणे 10 से -4। अब आप क्या करो, दशमलव को 1 अंक इधर भगा लो। दशमलव जब 1 अंक इधर आएगा तभी हम आपको बताएं, जब दशमलव इधर से इधर आता है तो जितना डिजिट इधर आएगा मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और 10 पे उतना प्लस पावर लगा देंगे। 1 डिजिट आया है ना, तो 10 पे कितना पावर होगा +1 पावर होगा, +1 गुणे 10 पे -4। तो ये आपका निकल के आ गया
7.5 गुणे बेस सेम पावर ऐड तो 10⁻³ मीटर। क्लियर। और बच्चों यदि आप इसे मिमी में निकालना चाहते हो तो लिख देना 7.5 मिमी। ठीक है, तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य भी निकल गई और केंद्रीय द्विफ्रिंज से अद्विफ्रिंज की दूरी भी निकल गई। क्लियर। मन से पढ़ते रहो, ठीक है, और एग्जाम की तैयारी फटक से करो। तो चलिए बच्चों, अब हम आपको बताते हैं इस टॉप 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी प्रश्न है यदि आपको कॉन्सेप्ट और फार्मूले पता होंगे तब। यदि आपको कॉन्सेप्ट और फार्मूला पता नहीं है तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके लिए कठिन हो जाएगा। कठिन क्यों होगा? क्योंकि आपको फार्मूला ही नहीं पता है, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, फिर क्या सॉल्व करोगे। ठीक है, तो बोर्ड पेपर में बच्चों कोई भी क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आता है। जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड होते हैं। इस बात को लेके आप मत घबराना, तो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछता है। बोर्ड पेपर सेट में आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, फार्मूला पता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता है तो बड़े आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, परेशान मत होना। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। कह रहा है 6500 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए, ध्यान देना, तरंग दैर्ध्य लैम्डा की जो वैल्यू दे रखी है ये दिया है 6500 एंगस्ट्रॉम। सबसे पहले आप क्या करो, एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदल दो। आपको पता है कि चूंकि 1 एंगस्ट्रॉम में बच्चों होता है 10⁻10 मीटर, तो 6500 एंगस्ट्रॉम में हो जाएगा 6500 गुणे 10⁻10 मीटर। अब आप थोड़ा इसको कैलकुलेट कर लो। दशमलव को आप 3 डिजिट इधर खिसका दो तो ये हो जाएगा 6.500 गुणे 3 डिजिट इधर खिसका है ना बच्चों, तो क्या हो जाएगा 10 पे +3 गुणे हो गया 10⁻10 मीटर। अब आप क्या लिख सकते हो इसको, 6.5 गुणे बेस से में पावर ऐड, तो 3 में -10 को ऐड करोगे तो हो जाएगा -7 मीटर। ये आपका तरंग दैर्ध्य हो गया। फिर कह रहा है कि प्रथम विवर्तन मीन्स विवर्तन में m बराबर की वैल्यू क्या हो गई 1, क्योंकि बच्चों प्रथम विवर्तन निम्नलिखित 30 अंश पर प्राप्त होता है। मीन्स थीटा बराबर क्या दिया है 30 अंश, और हमसे कह रहा है कि झिर्री की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। झिर्री की चौड़ाई मतलब हमको E निकालना है। तो आपको हम पहले फार्मूला बता दें। निम्नलिखित के लिए बच्चों फार्मूला होता है E sin थीटा बराबर m लैम्डा। हमें क्या निकालना है, E निकालना है। ध्यान देना आप, तो E गुणे थीटा का मान दिया है 30 अंश बराबर m बराबर 1 मतलब प्रथम निम्नलिखित, और क्वेश्चन में कह रखा है प्रथम निम्नलिखित के लिए हमको निकालना है, तो m बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 1। और तरंग दैर्ध्य आपका निकल के आ गया है 6.5 गुणे 10⁻7। अब आप ध्यान दो, E गुणे साइन 30 अंश का मान कितना होगा, साइन 30 अंश होगा 1/2 और इधर हो गया 6.5 गुणे 10⁻7। ठीक, अब आप क्या कर दो, 2 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 पचे क्या हो गया बच्चों 10 हो गया, हासिल 1। ठीक है, 2 छके 12, 1 क्या हो जाएगा 13, मतलब 13.0 गुणे 10⁻7। अब आप क्या करो, दशमलव को इधर खिसका दो, 1.3 दशमलव जब इधर खिसकेगा जितना डिजिट खिसकेगा उतना प्लस पावर आएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 1.3 और बेस से में पावर ऐड, ये हो गया 10⁻6 मीटर। अब आप चाहें तो इसे माइक्रोन में भी निकाल सकते हैं। कैसे, आपको पता है कि 1 मीटर में बच्चों 1 माइक्रोन में होता है 10⁻6 मीटर। तो अब आप बताओ, जब 1 माइक्रोन में 10⁻6 मीटर है तो 10⁻6 मीटर की जगह माइक्रोन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ई झिर्री की चौड़ाई निकल के आ जाएगी 1.3 माइक्रोन, आंसर।
तो उम्मीद है बच्चों आपको बताया गया पांचों के पांचों प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। यदि मैं इन पांचों प्रश्न में से कोई एक प्रश्न आपको सिखाने में सफल रहा तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए, और इसी प्रकार के कुछ अन्य इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए।